नमस्कार बच्चों, क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं बेटा एनसीईआरटी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियां के रूप में बड़ा होना। हम बेटा ये चौथा पार्ट पढ़ेंगे आज। हम इस पार्ट में देखेंगे कि हम इस पार्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। हम इस पार्ट में और देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार का महत्व देता है। ऐसा क्यों? स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुष के द्वारा निर्वाह की गई भूमिकाओं से कम क्यों आंका जाता है। या फिर हम ये देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच में काम के जो क्षेत्र हैं उनमें असमानताएं क्यों हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर बेटा हम आज इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो चलते हैं बेटा पाठ में। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों के बारे में बताया गया है। पहले पढ़ते हैं इनके बारे में। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे से द्वीपों में से एक है। सामोआन समाज में किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सारी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर यानी कि जवान बच्चों को मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राएं सिखाई जाती थी करना। लेकिन ये बातें उन्हें बचपन के अलग अलग समय में सिखाई जाती थी। समझ में आया? अलग अलग समय में अलग अलग बातें उनको सिखाई जाती थी। ठीक है। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर का काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। समझ में आ गया बेटा? इनके अंतर्गत इनको बड़ा और छोटे का क्राइटेरिया कुछ अलग था बेटा। इस द्वीप के जो लोग होते थे वो पढ़ने नहीं जाते थे। वो क्या करते थे, जब बच्चा जब तक छोटा होता था तब तक तो उनकी माएँ देखभाल करती थी, लेकिन जैसे ही बच्चे ने चलना शुरू कर दिया था उनकी माँओं ने उनका देखभाल करना बंद कर दिया था। फिर उनके जो छोटे भाई बहन होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी अपने भाई बहनों को संभालना। और जैसे ही वो बच्चा 5 साल का होने को आता था, ठीक है, 5 साल का होने को आ जाता था, तब उसको अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल करनी होती थी। ठीक है। और जैसे ही वो 9 वर्ष का हो जाता था तब वो बड़े की उम्र में आने लगता था और बड़े की उम्र वाले बच्चों को मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि सिखाया जाता था। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। समझ में आया? 12-13-14 साल की लड़कियां होती थी वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी, साथ के साथ बड़े लोगों का कुछ कार्य भी करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। समझ में आए? ये सारी बातें बेटा कहाँ की बताई गई है कि 1920 के दशक में सामोआ जो द्वीप है उसकी बात बताई गई है। अब चलते हैं आगे। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। फिर 1960 के दशक की बात बताई गई बेटा। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश में एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने का वर्णन के बारे में बताया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़का और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग के बनाए जाते थे।
उनके स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला मैदान था जो स्कूल से लगा हुआ रहता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। सैकड़ों सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में डर रहता था कि उन्हें कोई छेड़ ना दे, उन पर हमला न कर दे। समझ में आ गया बेटा? ये 1960 के दशक की बात है मध्य प्रदेश में। मतलब कहना मतलब 1900 आप देख लीजिए बेटा, 1920 और 1960 के बीच में कितना अंतर आ गया। 1920 के बीच में तो बच्चे जब पढ़ते ही नहीं थे, वो बड़े हो जाते थे, वो घर के बच्चों की देखभाल करते थे। लड़कियां भी पढ़ती नहीं थी। जैसे ही वो 14 वर्ष की हो जाती थी, तब वो अपने आप को स्वतंत्र मानती थी और वो मछली पकड़ने जा सकती थी, साथ के साथ रसोई घर का काम करती थी और अन्य भी काम करवाती थी। लेकिन जैसे 1960 के दशक की बात आई यहाँ पे, तो लड़के लड़कियाँ सब स्कूल जाया करते थे। 5वीं तक के तो बच्चे सब लड़का लड़की सब एक साथ पढ़ते थे, लेकिन 6ठी क्लास से आने के बाद लड़कियों की अलग स्कूल हो जाती थी, लड़कों की अलग हो जाती थी। लड़कियों की स्कूल 4 दीवारी से घिरी रहती थी ताकि वो उस 4 दीवारी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बट लड़कों की स्कूल इस तरह की नहीं थी, वो सभी प्रकार से चारों तरफ से खुली नज़र आती थी। छुट्टी होने के पश्चात जब सड़कें देखते थे हम सड़कें, तो सड़कों पे सैकड़ों लड़कियां और लड़के वहाँ से गुजरते थे। लड़के उन गलियों में अपने करतब दिखाते, खड़े रहते, बातें करते, हल्ला करते, खेलते रहते थे। बट लड़कियों का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता था कि वहाँ से चुपचाप समूह में निकल जाना होता था और सीधा घर पहुँचना होता था। वे हमेशा समूह में जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगता था कि कोई लड़का उसे छेड़ न दे या कोई उस पर हमला न कर दे। तो आप बेटा देख लीजिए, इनके मन में शुरू से ही उस तरह की बातें उनके दिमाग में फिट कर दी थी कि तुम्हें समूह में जाना है, सीधा गली पार करते ही सीधा घर आना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है, तुम्हें खेलना वेलना नहीं है। और जबकि लड़कों को इसी तरीके से आज़ादी दी जाती थी। तो ये बेटा उनके बचपन में ही उनको सिखाया जाता था कि तुम्हें ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है, ताकि कोई तुम पे हमला ना कर दे वगैरह। इस तरीके से उन्हें डरा डरा के रखा जाता था। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। वह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है अंतर। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है, तो लड़कियों को प्राय गुड़िया दी जाती है। दोनों की खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो जा सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती थी? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते थे कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय पर भी पड़ता है। ठीक है बेटा? तो मतलब कहने का मतलब हम ही अपने लड़कियों और लड़कों में शुरू से इस तरह का भेदभाव सिखाते हैं। उनकी खेलने के खिलौनों में भी अंतर किया जाता है
कि लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं है कि लड़कियों को कारें और लड़कों को गुड़िया दी जाती है? क्योंकि उन्हें पहले से सिखा दिया जाता है कि तुम गुड़िया के खिलाने लायक हो और तुम कार चलाने लायक हो। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करने के लिए कहा जाता था, जबकि लड़कों को बार बुलंद खेलने के लिए कहा जाता था। लड़कों और लड़कियों के कपड़ों में भी अंतर किया जाता था। लड़कों को रौब से बोलने के लिए कहा जा सकता था। और यही सारी बातें दिन प्रतिदिन उनकी छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में फिट कर दी जाती थी और उनके घर में ऐसा ही उन्हें माहौल दिया जाता था, तो बच्चा शुरू से ही उसी प्रवृत्ति का हो जाता था। तो चलो बेटा, हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि लड़का और लड़कियां, जो लड़की और लड़कियों के काम में जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, यही भेदभाव बच्चों के मन में भी बिठा दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से कि मेरी माँ काम नहीं करती। समझ में आया? कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं बेटा जो कि ऑफिस जाती हैं, ऑफिस का काम करती है, और कुछ महिलाएं होती हैं जो ऑफिस नहीं जाके घर पे ही रहती है, तो वो घरेलू काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर पे रह रही है, इसका मतलब वो कोई काम नहीं करती, वो घरेलू कार्य कर रही है। तो इसी के ऊपर ये कहानी बनी हुई है, देखते हैं। माँ, हम सब बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोज़ी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? मतलब ये सोनाली नाम की एक लड़की है जिसकी माँ है ये, और ये अपनी माँ से कह रही हैं कि रोज़ी मैडम हमको घुमाने लेके जा रही है, लेकिन रोज़ी मैडम के साथ में कोई एक बड़ा व्यक्ति चाहिए। तो क्या आप हमारी रोज़ी मैडम के साथ में एक दिन की छुट्टी लेकर चल सकती हैं ऑफिस से? तब सोनाली कहती हैं, वैसे जो हरमीत की माँ है, हरमीत यानी कि उसकी एक सहेली है, सोनाली की सहेली हरमीत है, उसकी माँ है, वो हमेशा ऐसे कामों में हमारे साथ चलती है, क्योंकि वे कोई काम नहीं करती ना। मतलब इसके मन की मेंटलिटी ऐसी है बेटा, इसके मन की सोच ऐसी है कि हरमीत की माँ घर पे रहती है, इसका मतलब वो कोई काम नहीं करती है। हरमीत की माँ हमेशा उनके साथ चलती थी, क्यों? क्योंकि वो घर पे रहती है और घर पर वो कोई काम नहीं करती, इसलिए हमेशा फ्री है, इसलिए वो हमेशा हमारे साथ चलती थी। लेकिन इस बार वो नहीं चल रही है, आप चलो ना माँ, कहने वाला इसका ये था। तब उसकी माँ ने कहा, ऐसा सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर का सारा काम करती है। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम कह रही हो कि वो घर कोई काम नहीं करती, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? वो सारा काम करती है, वो सुबह 5 बजे उठ के घर का सारा काम करती है। तब सोनाली का फिर से क्या जवाब आता है, हाँ पर वे कोई काम थोड़ी ना होते हैं, वे तो बस घर के काम होते हैं। तो मतलब सोनाली ने कहा कि घर का काम कोई काम थोड़ी माना जाता है, ठीक है। तब उसकी माँ ने कहा, क्या तुम वाकई में ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं, जसप्रीत के घर चलते, यानी कि उन आंटी के ही घर चलते और उन आंटी से ही तुम पूछ लो कि आप क्या क्या काम करती हो। तभी जो सोनाली की माँ है, सोनाली को हरशरण यानी कि हरप्रीत के पिताजी के घर ले जाती है। समझ में आ गया बेटा? हरप्रीत कौन है? सोनाली की सहेली। हरशरण कौन है? हरप्रीत के पिताजी। और जसप्रीत कौन है? हरप्रीत के माताजी। ठीक है बेटा? तो हरशरण है के घर पे सोनाली की माताजी उन्हें ले जाती है और उनकी माँ उन्हें कहती है कि हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। कामकाजी महिला का मतलब बेटा ऑफिस जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं वही काम करते, घर पे रहने वाले लोग कामकाजी नहीं होते, ऐसा नहीं है। तब जाके उसकी माँ मतलब हरशरण का बेटा ही बोलता है अपनी माँ के लिए, तो पर आंटी वाकई ये ठीक ही तो कह रही है, मेरी माँ कोई काम थोड़ी करती, मेरी माँ तो एक घरेलू महिला है, वो कोई काम थोड़ी करती। मतलब उसका बच्चा ऐसा सोचता है। किसका? हरप्रीत का भाई जसप्रीत की बच्चा। ठीक है। तब उन्होंने बताया उनको कि ठीक है ऐसा करते हैं जसप्रीत, तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम कर लेती, एक बार जरा इन्हें भी तो कुछ खुद को करने दीजिए। तो वो जसप्रीत को समझाती कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि आंटी कोई काम नहीं करती, तो आज आंटी पूरा रेस्ट करेगी और सारा काम तुम सब मिलके करोगे। ठीक है, यानी कि हरप्रीत का भाई और हरप्रीत के पिताजी। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। हड़ताल बेटा, हड़ताल का मतलब होता है काम न करना, इस तरीके से, मतलब भूखे प्यासे बैठे रहना। कोई भूख हड़ताल पे जाता है, कोई काम की हड़ताल पे जाता है। ठीक है, इस तरीके की हड़ताल पे।
तो सोनाली की माँ ने उसे बताया कि सबको लगता है कि तुम कोई काम नहीं करती हो, तो ऐसा करो ना, तुम एक दिन की हड़ताल पे चली जाओ और सारा काम ये लोग घर का सारा काम ये देखेंगे, तो इन्हें पता चल जाएगा कि माँ कितना काम करती हैं। तब हरप्रीत और हरप्रीत का भाई खुश होकर बोलता है, वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। ठीक है। अगले ही दिन सुबह 7:30 बजे की बात है। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है? कौन बोलता है? हर्षरण बोलता है, अपनी पत्नी से कहता है मेरा नाश्ता कहाँ है, और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ठीक है, ये कौन बोल रहा है? हर्षरण बोल रहा है। तब जसप्रीत उसको बताती है, मैं क्या जानूँ, याद है कि ना, मैं तो आज हड़ताल पे हूँ और आज मंगला यानी कि काम वाली बाइक की भी आज मैंने छुट्टी रख दी है। ठीक है। तब पिताजी देखते हैं कि रास्ते से बस निकल के, ओहो ये तो स्कूल बस थी, अब मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तब पिताजी बच्चों को बोलते हैं कि जल्दी करो, जल्दी, हरमीत और तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, पंप का स्विच ऑन कर दो। ठीक है। तभी रवाना होते होते जसप्रीत पीछे से बोलती है, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? तब पिताजी कहते हैं, अरे यह भी, उसके बारे में तो भूल जाओ। बस ऐसा कह के वो वहाँ से भागते हैं, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं, उन्हें बस में वो स्कूल छोड़ने जाते हैं। रास्ते में पिताजी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम कैंटीन से खरीद कर खा लेना। तब जसप्रीत कहती है कि माँ ने, मतलब हरप्रीत कहती है कि माँ ने तो हमें पहले से पैसे दे दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि पापा लंच बॉक्स नहीं बना पाएंगे और हम भूखे रह जाएंगे, इसलिए हमें पहले से उन्होंने पैसे दे दिए हैं। जब शाम को वो हर्षरण थक के वापस घर आता है तो वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, क्या चाय वाय हो जाए? फिर बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो हड़ताल पे हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूँगा। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है, मतलब कहने का मतलब ये कि घर में गंदगी थी, घर बहुत गंदा हो रहा था। तब हर्षरण जसप्रीत यानी कि उसकी वाइफ को कहता है कि देखो घर ऐसा लग रहा है जैसे घर में तूफान मचा हुआ है। तब जसप्रीत उसको कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि सुबह तुम घर को जैसी हालत में छोड़ के गए थे वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? मतलब कहने वाला, तुम्हारे जाने के बाद तो हमेशा मैं साफ़ कर लेती, लेकिन आज मैं हड़ताल पे हूँ तो मैं क्यों करूँ? और तो तुम्हें ऑफिस जाने के से पहले सारा काम सही करके जाना चाहिए था। मतलब तो हरप्रीत फिर वो चाय बनाने के लिए जब जाता है हर्षरण, तो वो कहता है कि अरे कमबख्त, ये चाय की पत्ती कहाँ रख दी है? सब कुछ मिलाने के बाद, मतलब पूरी सारा कुछ होने के बाद में शाम तक आखिर में हर्षरण को समझ में आ जाता है कि औरतें घर पे रहने के बावजूद भी बहुत कुछ काम करती है। तो जसप्रीत हंसते हुए कहते, ही क्या अभी भी आप ये सोचते हो कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिला दूँगी कि चाचा जी और चाची जी आज रात को खाने पे आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो हर्षरण को कहता है आज चाचा चाची घर पे खाना खाने के लिए आने वाले, तो वो भी आपको बनाना है। इस तरीके से वो उसे जताती हैं कि मैं दिन भर में कितना काम करती हूँ। समझ में आ गया? ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। अब इस स्टोरी देखिएगा कि अधिकांश समाजों में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों की द्वारा किए गए कामों में असमानता क्यों है। तो बेटा, हमने आज इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ा कि लोगों के मन की मेंटेलिटी है, आदमियों के मन की मेंटेलिटी, यहाँ तक कि बच्चों के मन की मेंटेलिटी भी ऐसी होती है कि हमारी माँ, जिनकी माएँ घरेलू महिलाएं होती है, उनको भी लगता है हमारे माँ क्या करती है, हमारे माँ सारे दिन घर पे ही तो रहती है। घर पे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो आराम करती है, घर के हज़ारों काम उनको करना होता है। तो ये सोच के लिए ये कहानी बताई गई है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से पुरुषों और स्त्रियों के काम में असमानताएं की जाती है। ये चैप्टर हम नेक्स्ट टॉपिक ये हम कल की क्लास से देखेंगे।